लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डाइजेशन जो होती है मौत में वो कैसी होती है। तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मौत से स्टार्ट हो जाती है। तो अब 30% जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है वो मौत में ही हो जाती है। देन उसके बाद कुछ फ़ैट की डाइजेशन होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मौत में जो डाइजेशन होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाइजेशन जो स्टमक में होती है वो कैसी होती है। तो मैंने आपको ये मौत में भी बताया था कि जब सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होगी वो मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होगी, देन उसके बाद केमिकल डाइजेशन होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो कैसे होती है। तो जब हम मैकेनिकल डाइजेशन की बात करते हैं स्टमक में, तो वहाँ पे भी क्या होती है कि ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन किसकी होती है? फूड की होती है। और फूड जो होता है वो ब्रेक होके स्मॉल साइज़ पार्टिकल में टूट जाता है और किसके साथ मिक्स हो जाता है? गास्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है। तो हमने गास्ट्रिक जूस के बारे में भी पढ़ा था, गास्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। देन उसके बाद अब वो जो गास्ट्रिक ग्लैंड के साथ मिक्स होगा तो वो जो फूड, एक तो स्टमक का काम है ये क्या करना कि फूड की ब्रेक डाउन करना, देन उसके बाद फूड की स्टोरेज करना। अब वो जो फूड स्टोरेज रहेगा वो 4 से 5 घंटे तक रहेगा। देन उसके बाद कुछ मिनट तक या कुछ सेकंड तक, हर एक सेकंड में 15 से 25 सेकंड तक स्टमक में क्या होता है कि एक जेंटल रिपनिंग परसिस्टेल्टिक मूवमेंट होती है, जो क्या करती है कि गास्ट्रिक जूस को उसके साथ फूड के साथ मिक्स करती रहती है। और ये जो वेव होती है मिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सिंग वेव बोलते हैं। तो ये हर एक 15 से 20 सेकंड में होती रहती है। अब इससे क्या होगा कि एक तो मिक्सिंग हो रही है किसकी? फूड की और गास्ट्रिक जूस की, जो गास्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो एक सेमी फ्लूइड पार्टिकल्स बन जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल बनेगा, जिनको हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। अब उसी काइम की आगे क्या होगी? केमिकल डाइजेशन होगी। तो केमिकल डाइजेशन में मैंने ये आपको बताया था कि जब भी हम केमिकल डाइजेशन की बात करेंगे तो हम इंजाइम्स की बात करेंगे। तो आपने ये पहले देखा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है? मौत में स्टार्ट होती है। देन उसके बाद फ़ैट की डाइजेशन होती है, लेकिन प्रोटीन की डाइजेशन वहाँ पे नहीं हो रही थी। तो अब जब हम स्टमक की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी डाइजेशन? अब प्रोटीन की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट की नहीं होगी, डाइजेशन नहीं होगी। अब वो जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि स्टमक में क्या होती है? एसिडिक कंडीशन होती है। अब वो जो एसिडिक कंडीशन होती है वो किसकी वजह से होती है? HCl की वजह से होती है। अब आपको पता ही है कि हमारे मौत में क्या होता है कि HCl वगैरह कुछ नहीं होता है। HCl जो होता है वो स्टमक में ही होता है। तो वहाँ पे क्या रहती है कि मौत में क्या रहती है? एक अल्कलाइनिटी मेंटेन रहती है, बेसिक कंडीशन रहती है। और वही जो बेसिक कंडीशन है वो हेल्पफुल करती है, हेल्प करती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में। लेकिन जब हम स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक में क्या होगा? एसिडिक कंडीशन होगा। जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, एसिडिक कंडीशन में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिवेशन होगी, एसिडिक कंडीशन मेंटेन होगी। तो उसी की वजह से प्रोटीन और लिपिड की क्या होगी? डाइजेशन होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन की डाइजेशन जो होती है स्टमक में वो कैसे होती है। तो जब हम डाइजेशन प्रोटीन की डाइजेशन की बात करेंगे स्टमक में, तो सबसे पहले क्या होती है कि प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होती है। अब हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोटीन की क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी, पेप्टाइड बॉन्ड की क्या होगी? ब्रेकडाउन होगी। और उसी वक्त क्या होगा कि एडिशन ऑफ वाटर बनेगी, पेप्टोन की पेप्टाइड की फॉर्म में आ जाएगा प्रोटीन हमारी, एक एक दो दो तीन तीन जो क्या होंगे? पेप्टाइड होंगे, वो बन जाएंगे। अब वो जो प्रोटीन होगा उसके बाद क्या होगी कि जो प्रोटीन होगी उसकी फर्दर क्या होगी? किसका एक्शन होगा? प्रोटीएस एंजाइम का एक्शन होगा। और वही जो प्रोटीएस एंजाइम है वो उसको क्या करता रहेगा? ब्रेक करता रहेगा। और ब्रेक करके वो क्या किस में चेंज करता रहेगा? अमाइनो एसिड में चेंज करता रहेगा। अब जैसे ही अमाइनो एसिड में बन जाएंगी तो हमारी वहाँ पे क्या हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन होगी। तो इस तरीके से जो डाइजेशन होती है प्रोटीन की वो कंप्लीट हो जाएगी। अब पेप्सिन जो एंजाइम है वो पहले क्या होता है कि पेप्सिन ही एक एंजाइम है जो क्या करता है कि प्रोटीन की क्या करता है? डाइजेशन करता है। अब पेप्सिन सबसे पहले जब
सिक्रीट होगा तो वो क्या होगा, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा, और उसको फर्दर कौन एक्टिवेट करेगा, गास्ट्रिक एसिड क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, या जिसको हम बोलते हैं स्टमक एसिड। अब इसी स्टमक एसिड में क्या होते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड होते हैं, सोडियम क्लोराइड होते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, गास्ट्रिक एसिड बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे, स्टमक एसिड बोलेंगे। और इसकी जो रिलेटिविटी मतलब पीएच वैल्यू जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 2.0 रहेगी। अब इस पे ये क्या होगा, पेप्सिनोजिन क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, पेप्सिन बनाएगा, और पेप्सिन आगे फर्दर क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो इसकी जो मतलब एक्टिवेशन हो रही है वो कितने पीएच पे हो रही है, 2.0 पे हो रही है। और इसकी जो इनएक्टिवेशन होगी वो कब कितने पीएच पे होगी, 5.0 पे इसकी इनएक्टिवेशन होगी, मतलब इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद ये कुछ नीचे मैंने समराइज रिएक्शन बताई हुई हैं, मतलब किस तरीके से। तो सबसे पहले आपको पता ही है, मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि HCl क्या करता है कि एक्टिवेशन करता है इन एंजाइम की, एसिडिटी को भी मेंटेन रखता है, एंटीबैक्टीरियल भी एक्ट करता है, और इन एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले जब पेप्सिनोजिन क्या होगा कि सिक्रीट होगा तो वो प्रो एंजाइम होगा, सबसे पहला मतलब सबसे पहला जो एंजाइम मतलब पहली बार जो एंजाइम सिक्रीट होता है वो इनएक्टिव होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रो एंजाइम बोलेंगे। अब वो जो पेप्सिनोजेन होगा उसकी फर्दर क्या होगी, एक्टिवेशन होगी। तो एक्टिवेशन कौन करेगा, HCl करेगा, तो क्या बनाएगा, पेप्सिन बनाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से रेनिन हो गया, रेनिन किस में चेंज हो जाएगा, प्रो रेनिन किस में चेंज हो जाएगा, रेनिन में चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद केसिन, और केसिन की जब एक्शन होगा किसके साथ, HCl के साथ, वो क्या बना देगा, पैराकेसिन बना देगा। और ये दोनों की जो प्रोटीन होती हैं, रेनिन प्रोटीन, पैराकेसिन प्रोटीन, ये क्या किस में होती हैं, प्रोटीन मिल्क में होती हैं। देन उसके बाद पैराकेसिन प्लस कैल्शियम, तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम कैसिनेट बना देगा, जो कर्ड में होती है, कर्ड की डाइजेशन वगैरह में हेल्प करती है। देन उसके बाद कैल्शियम पैराकेसिनेट उसको फर्दर की मतलब कौन एक्टिवेट और से ज़्यादा एडवांस कौन करेगा, पेप्सिन करेगा, तो पेप्टोन बना देगा। फर्दर जो मतलब तरशरी वो हमारी ये प्रोटीन जो होती हैं, ये प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन, तो उनकी ये क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। तो जितनी एडवांस प्रोटीन होगी इस हिसाब से वे क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। अब प्रोटीन होगी तो पेप्सिन होगा तो पेप्टोन बना देगा, और यही जो पेप्टोन होगा ये क्या करेगा, फर्दर प्रोटीन की क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ आती है ये फ़ैट में आती है कि फ़ैट की डाइजेशन जो होती है स्टमक में किस तरीके से होती है। तो मैंने आपको ये बताया था मौत में कि जो फ़ैट की डाइजेशन होती है, फ़ैट की डाइजेशन जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, मौत से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है वैसी डाइजेशन फ़ैट की मौत के अंदर नहीं होती। अब वैसी डाइजेशन कब होगी कि ये होगी स्टमक के अंदर होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम गास्ट्रिक ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसके पास क्या थे, चीफ सेल थे, और वही चीफ सेल का काम क्या था कि वो सिक्रीट क्या करते थे, गास्ट्रिक लाइपेज को क्या करते थे, सिक्रीट करते थे। अब यही जो गास्ट्रिक लाइपेज है ये फ़ैट को किस में चेंज कर देता था, मोनोग्लिसराइड में, और फैटी एसिड में क्या कर देता था, चेंज कर देता है। क्योंकि फ़ैट जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, तो ट्राइग्लिसराइड जब ब्रेक डाउन होगी उनकी तो वो क्या बनाएंगे, फैटी एसिड बनाएंगे और मोनोसैकेराइड बना देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि गास्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट होगा चीफ सेल से। देन उसके बाद लिंगुअल लाइपेज की मौत में इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन मतलब एक्टिविटीज़ जो होती है वो नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे बेसिक कंडीशन होती है। तो इसको लिंगुअल लाइपेज को भी क्या चाहिए, एसिडिक कंडीशन चाहिए। तो ये कहाँ पे चला आता है, स्टमक में चला आता है। देन उसके बाद गास्ट्रिक लाइपेज और लिंगुअल लाइपेज दोनों कंबाइन होकर क्या मतलब किस पे एक्शन करते हैं, फ़ैट पे एक्शन करते हैं, और दोनों क्या करते हैं, फ़ैट की डाइजेशन करते हैं। अब जब फ़ैट की डाइजेशन हो गया तो फ़ैट में क्या होंगे, ट्राइग्लिसराइड होंगे, ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन होगी तो आगे फैटी एसिड बनेंगे और मोनोग्लिसराइड बनेंगे, तो जिनको क्या करेगा मतलब इनकी क्या होगी कि आगे अब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाएगी। अब ये जो दोनों के दोनों एंजाइम है इनकी ज़्यादा इतने देर तक एक्टिविटी नहीं रहती, तो इनको क्या कर देगा, HCl जो होगा इनको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इनकी जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। देन उसके बाद रेनिन के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि मतलब जब भी ये मैंने नीचे अलग से लिखा हुआ है, ये इसके साथ नहीं है, मतलब डाइजेशन ऑफ फैट के साथ नहीं है, ये अलग से मैंने खुद से लिखा हुआ है। तो ये है कि जब भी हम इन्फेंट्स को देखते हैं, मतलब न्यूली बॉर्न बेबी को देखते हैं या काफ को देख लेते हैं, बछड़े को देख लेते हैं, तो वो क्या रहता है कि मिल्क, माँ के मिल्क पे क्या रहता है, ज़्यादातर डिपेंड रहता है। अब उसके जो
एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव ग्लैंड है, उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होता रहता है, रेनिन एंजाइम को सिक्रीट होता रहता है। तो वो क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करता है, केसिन वगैरह पैरा केसिन वगैरह की क्या करता रहता है, डाइजेशन करता रहता है। अब जब हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन की में क्या होता है कि जैसे जैसे वो जो चाइल्ड होगा वो क्या हो जाएगा, अडल्ट में आ जाएगा, अडल्ट के बाद ओल्ड एज में जाएगा। तो जब हम ओल्ड एज में किसी बंदे को दूध देंगे पीने के लिए तो वहाँ पे उसकी डाइजेशन नहीं होगी, और वही जो मिल्क होगा वो किसकी मतलब प्रॉब्लम काज कर देगा, गैस की प्रॉब्लम काज कर देगा। अब ये है कि अगर हम लगातार हर रोज़ मतलब क्या पिएंगे, दूध पिएंगे, तो हमारा जो रेनिन की सिक्रीशन है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और हमारा जो रेनिन प्रोटीन है, केसिन प्रोटीन है, तो उसकी क्या रहेगी, डाइजेशन रहेगी। अदरवाइज़ अगर कोई बंदा मतलब चाइल्ड होल्ड में उसने माँ का दूध पिया, देन उसके बाद वो 40 साल बाद 30 साल बाद दूध पिएगा, तो उस तरीके से जो एंजाइम की मतलब वो जो एंजाइम है उस तरीके से मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। अब वो जो मिल्क होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, मतलब फट जाएगा अंदर जाते ही, या फिर क्या होगा कि गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये मैंने थोड़ा अलग से लिखा हुआ, आप इसके साथ बिल्कुल ना देखें। तो ये था मतलब डाइजेशन जो होती है स्टमक में किस मतलब कैसी होती है। तो इसमें जो स्टमक में डाइजेशन होती है वो सिर्फ फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट की फ़ैट और प्रोटीन की डाइजेशन होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है, माउथ में होती है। और तो कल हम बात करेंगे कि इंटेस्टाइनल डाइजेशन कैसे होती है, तो कौन कौन सी मतलब प्रोटीन की डाइजेशन कैसे होगी, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन कैसे होगी, फ़ैट की डाइजेशन कैसे होगी। तो वो थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है। तो इतना मतलब ये जो डाइजेशन इन स्टमक है इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप एक बार इसको देखोगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो बाकी अगर कहीं से समझ नहीं चल रही तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं हर टाइम आपके साथ अवेलेबल हूँ। आप किसी भी टाइम मेरे से पूछ सकते हो, क्लास के टाइम पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, तो मैं आपको क्या कर दूँगा, बता दूँगा। ओके।